हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? 2 कर रही हैं, 3 कर रही हैं, 10 कर रही हैं, ठीक है, 10,000 कर रही हैं। तो इट डिपेंड्स हाउ मच, what is the exact number of electric field lines that are passing through a closed surface. okay, ठीक है, ये होता है E डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और उन दोनों के बीच में कॉस एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी उसकी स्ट्रेंथ का मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्लोज जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास जा रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यदि दूर जा रही हैं, दूर दूर है तो फील्ड कम है, फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, और दूर दूर जा रही है तो और फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो ये कितना इनकी क्लोजनेस ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर स्पेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। यदि पास पास में होंगे बेटा तो फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, ये कम है और ये सबसे कम है। तो अब किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस जाएंगी ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। मान लो ये गिवन सरफेस है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो इस गिवन सरफेस में सारे के सारे फील्ड लाइंस जो हैं वो पास पास फ्लो करेंगी, पास पास फ्लो करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो क्या करेंगे बेटा, ये यहाँ से ऐसे, ये आपका ये मान के चलो कि यदि ये वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है तो एक फील्ड लाइन यहाँ पास करेगी, एक यहाँ पास करेगी, एक यहाँ से पास करेगी आर पार, ठीक है, यहाँ से जाएगी तो दूर दूर जा रही है, आप देख रहे हो। लेकिन यदि फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग हुई तो फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग हुई तो ये यहाँ से बिल्कुल पास पास, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये यहाँ से, और ज्यादा स्ट्रांग हुई तो ज्यादा फील्ड लाइंस जाएंगी, यानी पास पास होंगी। तो ऑब्वियस है कि इस सरफेस के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस की नंबर जाएगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस स्पेस के थ्रू कितनी है। यदि ज्यादा है तो इस गिवन सरफेस के थ्रू ज्यादा फील्ड लाइन जाएंगी, यानी फ्लक्स ज्यादा होगा। यदि स्ट्रेंथ कम है तो वो फील्ड लाइंस की दूर दूर जाएंगी, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगी और कम होगा। एक सेकंड जो बात है एरिया, बेटा एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। यदि एरिया इतना है तो फ्लक्स की वैल्यू इस एरिया के डिपेंड है। एरिया को मैं आधा कर दूं तो अब एक बार बताइए, ऊपर की फील्ड लाइंस ऊपर से इधर से था तो अब कम एरिया तो फिर इसके थ्रू इस एरिया के थ्रू कम फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। ये और कम कर दिया तो फील्ड लाइंस और कम जाएंगी, और कम कर दिया एरिया को तो अब इतने से एरिया के थ्रू जा रही है, ठीक है। और कम कर दिया हमने एरिया को तो और कम कर दिया एरिया को तो फील्ड लाइंस और कम जाएंगी। तो सीधी सी बात है कि एरिया के ऊपर डिपेंड करे। तो दो चीजें हमने जान ली हैं अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किसी भी क्लोज सरफेस से किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो क्लोज होंगी फील्ड लाइंस, तो किसी भी गिवन सरफेस से ज्यादा पास होंगी, ठीक है। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा। अब तीसरी बात आ गई, आपको पता है ए डॉट बी 11th में वेक्टर्स में पढ़ चुके हो, ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर ई डॉट ए का मतलब है ई ए कॉस थीटा। ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखो ये ई है, ये एरिया है मान लो, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एरिया वेक्टर के जो कंसेप्ट है उससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। एरिया वेक्टर होता क्या है, देखो ये कोई भी एरिया अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, ये तो आप जानते हैं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। एरिया को यदि एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है बेटा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यदि तो बेटा उसकी डायरेक्शन हम हमेशा लेते हैं परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। जो ओपन एंड होता है उसमें परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ड्रॉ करना,
ये एंड है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सीधा। ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर। ये जो एरिया है इसकी ओपोनेंट इधर है तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 90 डिग्री। ये इसकी एरिया वेक्टर है, इसकी एरिया इस साइड में कर देंगे। तो कहने का मतलब रहता है जो भी ओपन फेस होता है उस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, वो हमेशा कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए जब हम इसको एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी, ध्यान रख लेना। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, ये ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है ना। तो अब मैं एक बात है, मान लो हम इसी के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, इस सरफेस के थ्रू। तो ये जो एरिया है मैं नॉर्थ पोल हूं और आप साउथ पोल है, तो सॉरी मैं पॉजिटिव चार्ज का सोर्स हूं और आप नेगेटिव चार्ज का सोर्स है। तो फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी मेरे से और आपकी डायरेक्शन में जा रही है, सीधा ऐसे जा रही है, आउट इधर से निकल। ये तो थी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ओके, क्लियर है। अब एरिया वेक्टर की बात करेंगे हम, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इसकी ये। अब ई और ए के बीच में देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है बेटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो इस देखो फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी यूं, तो इस एरिया के थ्रू एक भी फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। कोई फील्ड लाइन अपने आप में यूं जंप करके आर पार तो हो नहीं रही, ये तो मेरे से सीधा आपकी तरफ जा रही है ना। तो इस एरिया के थ्रू एक भी फील्ड लाइन नहीं जाएगी, क्योंकि cos थीटा 90 बन रहा है। cos थीटा क्या बन रहा है, 90। थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है बच्चे, ठीक है। लेकिन अब यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे, तो अब इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, मैक्सिमम फील्ड लाइन इसको आर पार करते हुए जाएंगी, क्रॉस करेंगी। क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। आपके साइड यहां से यूं आएंगी, इसके आर पार करके यूं चली जाएंगी सीधा। तो मैक्सिमम होगा फ्लक्स, क्योंकि ई और ए की डायरेक्शन सेम हो चुकी है। जो डायरेक्शन ई की है वही डायरेक्शन ए की भी है। बोथ ई एंड आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, cos 0। इसीलिए थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा। देखो यदि थीटा 90 है तो कितना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग, और एरिया कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, बट इफ द एंगल इज 90 डिग्री, not even a single electric field line will cross this area because this face is parallel है, ठीक है। तो इसको इंटरसेक्ट करने का मतलब ही नहीं है इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिए ना, ई के ऊपर डिपेंड करती है, ए के ऊपर डिपेंड करती है, और थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। थीटा यदि 0 डिग्री है, यानी इसका एंगल, एरिया का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल के साथ है, सेम पैरेलल है दोनों, तो थीटा 0 होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो क्या समझ में आई बेटा आपके बाद, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E डॉट ए cos थीटा। तो E की मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। cos थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी, cos 0 पे मैक्सिमम होता है, cos 90 पे 0 होता है, cos थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा, ओके। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, E A cos थीटा, ओके। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यदि एंगल ये दोनों के दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, कोई भी फेस, ठीक है, कोई भी फेस इधर है, ओपन एंड पे पैरेलल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपका एंगल 0 बनेगा ई और ए के बीच में, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और यदि आपका 90 है तो 0 बनेगा। अच्छा 180 डिग्री का होगा तो मान लो ये मेरी साइड वाला फेस है, इसका एरिया वेक्टर बन रहा है इधर मेरी साइड में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है, एंटी पैरेलल जा रही है, आपकी साइड में जा रही है। तो E इधर है और A इधर, तो E A cos 180 डिग्री, नेगेटिव में होगा फ्लक्स की वैल्यू, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है,
cos 180 डिग्री यानी इस एरिया के थ्रू माइनस नेगेटिव फ्लक्स होगा। आप इस फ्लक्स को क्रॉस नहीं, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो मेरी साइड में बन रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मेरे से अवे बन रही है, तो 180 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी इन नेगेटिव, ओके। तो ई ए कॉस 180 डिग्री बेटा याद रखना, समझ लेना इस बात को अच्छे से, ठीक है ना, ओके। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है न्यूटन पर कूलम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इससे इसकी ऐसा यूनिट होती है, इसमें मेजर करते हैं, इसमें नापते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओके। अब इसमें थोड़ा सा देखो प्रैक्टिकल चीजों को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका ये कंसेप्ट भी बन जाएगा, तो मेरे ख्याल में आपको ज्यादा सहूलियत होगी। प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, कितनी फील्ड लाइन जाएंगी, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई। कोई आप में से ये बच्चा ये नहीं बता सकता है कि ये पेपर का पीस है, इससे कितनी नंबर ऑफ लाइट की कितनी रेज जा रही है, कैसे निकालोगे। तो जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाती है तब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। याद होगा आपको 11th क्लास में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, 12th की मैथ्स में डिफरेंशिएशन ना छोटे से हिस्से में स्टडी करना, ओके। तो छोटे से हिस्सा जिसको मैं डी ए मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, डी ए में ले लो, और कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पहले इसके थ्रू निकाल लो, ई डॉट डी ए निकाल लो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, ई डॉट डी ए। पहले डी ए यानी छोटा सा एरिया है उसके थ्रू निकाल लो और फिर इंटीग्रेट कर दो, मतलब पूरे के थ्रू उसका इंटीग्रेशन कर दो, ई डॉट डी ए। यदि इस फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ दिखता है या फिर कई बुक्स में आपको अपनी रिफ्रेशर वगैरह में ई डॉट डी एस दिखेगा, ई डॉट डी एस लिखा हुआ दिखाई देगा, तो ये भी फ्लक्स ही है। इंटीग्रेशन, इसको कंफ्यूज मत होना, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको सॉल्व करके यही आंसर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, ए ही होगा। इंटीग्रेशन डीएस को इंटीग्रेट करोगे, छोटे से एरिया को डिफरेंशिएटेड है पहले, और पूरा इंटीग्रेशन करके तो ए ही तो आएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इस फॉर्मेट में भी आपको दिखाई देगा, तो यही है, फ्लक्स ही है। या समझ गए, या तो ई डॉट डी ए दिखेगा किसी बुक्स में या ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का साइन है बेटा, और ये जो ये सर्कल हमने बना रखा है इसमें, इसका मतलब है सरफेस मस्ट बी क्लोज, क्योंकि फ्लक्स की लीकेज नहीं होनी चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ फ्लक्स उसमें से लीक कर जाएगा, ओपन होगा तो वहां से लीक कर जाएगा। तो क्लोज सरफेस के थ्रू ही हमारा फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि जो फ्लक्स लीक होगा हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लोज सरफेस होना चाहिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज मतलब ये रिंग इसको दिखा रहा है कि ये क्लोज सरफेस है, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। तो हमने क्या जाना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन और ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ओके, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर है। यहां पर हम ds को या dA को इंटीग्रेशन करेंगे तो a ही आएगा, ठीक है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 से लेके a तक करेंगे, डंडे से सांप मर जाता है, बताया था आपको, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है s 0 से a, तो क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या जाता है a ही आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ ds करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dA करोगे तो बेटा a ही आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिकली हमने क्या करा है, ये इसको डिफरेंट पहले छोटे से हिस्से में लिया और उसको पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन समझेंगे, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।